क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95+ अंक जरूर लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अंतराल है, त्रिशंकु है, तट की खोज है या फिर वागधारा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वागधारा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। त्रिशंकु मेरे प्यारे बच्चों अज्ञेय की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की। तट की खोज हरिशंकर प्रसाई की रचना है और अंतराल मोहन राकेश की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का खा है संस्मरण विधा की रचना है। दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे यायावर रहेगा याद, पतितों के देश में। तो दीप जले शंख बजे संस्मरण विधा की रचना है और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। पतितों के देश में ये उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी का। बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू ये ललित निबंध है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। अरे यायावर रहेगा याद ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है हरिशंकर प्रसाई की रचना है। कल्पवृक्ष, धरती के फूल, मेरे विचार, तब की बात और थी। तो हरिशंकर प्रसाई की रचना है। की बात और थी हरिशंकर प्रसाई की रचना है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। कल्पवृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की है। धरती के फूल कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। रेखा चित्र पर आधारित रचना है मुद्रा राक्षस, साहित्य लोचन, अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। तो रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र और ये महादेवी वर्मा की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। साहित्य लोचन बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। अंतरिक्ष की यात्रा, ठीक है, किसकी रचना है? यात्रा किसकी रचना है कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, सुमित्रानंदन पंत को, सराहपा को, अज्ञेय को। तो सराहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। कामायनी में सर्गों की संख्या है 12 है, 14 है, 15 है या 17 है। तो कामायनी में सर्गों की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 15। ठीक है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, पल्लव पर, कला और बूढ़ा चांद पर। तो कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत को। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकायतन पर मिला था, लोकायतन पर पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और पल्लव सुमित्रानंदन पंत का कविता संग्रह है। ठीक है। इसके बाद है सामधेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो सामधेनी काव्य के रचयिता है मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऐसा कोई घर आपने देखा है अज्ञेय की रचना है। पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की है। स्वर्ण किरण सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है?
निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। और ये गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पर आपको दिख जाए मातृभूमि शब्द, भूमि शब्द, माता शब्द, जन शब्द, राष्ट्र शब्द, तो समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, इसकी करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसके धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। अगला प्रश्न है तीसरा, लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन यानी मनुष्य के कारण प्राप्त करती है। फिर अथवा करके दिया है, यह भी मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक, अशोक शब्द मिल गया तो समझ जाइए अशोक के फूल से लिया गया है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनों दिन की धूमधाम भी मिट गई। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से करना है? व्याख्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है आपको। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक कौन है? तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक है अशोक का वृक्ष। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई थी? तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्धि हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कान दूत केंधो ब्रह्म दूत पधारे। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या फिर ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की, आपने तो मुझ ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहती हैं, पे प्रीत रीत जान रत्ना, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हैं। ठानत अनीति आन रीत लिया नारियों की, आप अनाड़ियों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, आपने जो कहा मैंने मान लिया कि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं। तो हूँ हमें भावत न भावना न्यारी की, फिर भी हमें भाव श्री कृष्ण से अन्यत्र भावना अच्छी नहीं लगती। जय हैं बन बिगर न बरती बरित को, बूंदता विलय है बूंद विवश बिचारी की। यदि समुद्र में एक बूंद मिला दिया जाए तो समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन उस बेचारी बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। तो पाठ का नाम है उद्धव प्रसंग और कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है,
गोपियों ने किसे और क्यों अनाड़ी कहा है? तो गोपियों ने कान्हा को अनाड़ी कहा है क्योंकि वह उनकी प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना था कि कान्हा ने उन्हें धोखा दिया, इसलिए उन्हें अनाड़ी मानती हैं। इसके बाद है अनीति और भावत शब्दों का अर्थ। तो अनीति का अर्थ है अन्याय या गलत तरीके से, भावत का अर्थ है प्रेम करना या मानना। इसके बाद अगला प्रश्न है, कान्ह दूत केंधो ब्रह्मदूत पधारे आप, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कान दूत केंद्रो ब्रह्मदूत पधारे आप पंक्ति में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है, जिसमें दूत और पधारे शब्दों का समान ध्वनि का प्रयोग किया गया है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर्मो, स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। तो ये कहाँ से लिया गया है? उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो अभिनव मनुष्य पाठ का नाम है और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी व्याख्या लिख रखा है, तो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस पंक्ति में कवि ने मानव को चेतावनी दी है कि यदि विज्ञान एक तलवार के समान है तो उसे छोड़ देना चाहिए। यह चेतावनी इसलिए है क्योंकि मानव अभी भी शिशु और नादान है और उसे विज्ञान के खेल में उलझना नहीं चाहिए। कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को विज्ञान की तीखी धार और उसके संभावित नुकसान के बारे में समझना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है? तो कवि ने मानव को विज्ञान के प्रति सचेत किया है। उन्होंने यह कहा है कि विज्ञान की शक्ति और उसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि इसमें खतरनाक पहलू भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? तो कवि ने कहा है कि विज्ञान तलवार के समान है तो मनुष्य को इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह अभी नादान है। विज्ञान के साथ खेलने का साहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी धार तीखी है और यह अंगों को काट सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि विज्ञान का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो रस इसमें वीर है क्योंकि कवि ने विज्ञान के महत्व और सावधानी के साथ इसके उपयोग को दर्शाया है। अलंकार उपमा है, विज्ञान को तलवार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में और 5 अंक का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 अंक के हैं। उत्तर आपको लगभग 80 शब्द में देना है। फिर 6 नंबर प्रश्न है, पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण अथवा कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 7 नंबर है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में और 5 अंक का है। तो ये खंडकाव्य है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है खंड खा। प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जाती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक देवनागरी है, यानी भारत संस्कृत भाषा है। इसके बाद संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंदा नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। और इसका अर्थ देख लेते हैं। जब वे लगभग 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन की मृत्यु हैजे से हो गई। 3 वर्षों के उपरांत इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। इन दोनों की मृत्यु देख इनके मन में प्रश्न उठा कि मृत्यु के भय से कैसे मुझे और कैसे इस जग को मुक्ति मिल सकती है। ऐसा विचार करते हुए उनके हृदय में साहस वैराग्य का दीपक जल उठा। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने के उपरांत मूलशंकर ने घर त्याग दिया। इसके बाद खा नंबर है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 7 अंक का है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका। वर्ष परवेगा विपुला पतंत प्रवाहंत वाता समदोण वेगा, यानी वर्षा की अधिक झड़ी पड़ रही है,
तेज हवा बह रही है। पर्णष्टकूला प्रवाहंत शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा। किनारों को तोड़कर अपना रास्ता बदलकर नदियां तीव्रता से जल बहा रही हैं। संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्ध दानो वैरणा गिरजय अर्ध शिवासतम, यानी भगवान शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार से हे राजन, पृथ्वी तल पर पूरी तरह से शिव का अभाव दिखाई देने लगा। ठीक है। गंगा सागर में चला गया, चंद्रकला आकाश में, और शेषनाग रसातल में चला गया। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में चली गई और भिक्षा मुझे मिल गया। संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य उदाहरण नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, ये 4 अंक का है, संस्कृत के प्रश्नोत्तर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करेंगे। 2 प्रश्न इसमें से करने हैं। फिर 10 का खा और गा है रस अलंकार छंद से, तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है निबंध से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, इनको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 12 का पहला है नयनम का संधि विच्छेद, तो ने प्लस अनम होता है। कलाव्यू का संधि विच्छेद कलो प्लस यू होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वृद्धा का संधि विच्छेद क्या होता है, वृद्ध प्लस धा, क्या होता है, वृद्ध प्लस धा। इसके बाद है निम्न में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना है, तो अनुरूपम में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। श्रेष्ठ पुरुषा में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा समास है, तो श्रेष्ठ पुरुषा में समास है कर्मधारा है। ठीक है। फिर 13 नंबर प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अपने गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 14 का पहला है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए, तो धीमान में धी धातु है, मतुप प्रत्यय है। पठनियम में पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बलवती में मतुप प्रत्यय है, गुरुत्वम में तल प्रत्यय है, तो प्रत्यय है, पठित्वा तो में तल प्रत्यय है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आकाशा छात्रे समम स्नाति, तो इसमें जो है क्या है, कौन सी विभक्ति है, इसमें है तृतीया विभक्ति। श्री गणेशाय नमः, इसमें है चतुर्थी विभक्ति। मातु हृदया कन्नम प्रत स्निग्ध भवत, इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें द्वितीय विभक्ति है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।